हेलो एवरीवन। आज है 1 अप्रैल 2021। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग nursing competitive exams. So, let's begin our today's video. Our question number 1 is, who is called father of medicine? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन सी हिपोक्रेट्स, ऑप्शन डी डार्विन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूरिन कंटेनिंग HCG इज एन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ। यदि किसी पर्सन के यूरिन में HCG मिले तो ये क्या इंगित करता है? मेनिंजाइटिस, एक्यूट रीनल फेलियर, प्रेगनेंसी या फिर रीनल ट्यूमर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। यदि किसी पर्सन के यूरिन में HCG मिले, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन मिले, तो इससे हम कह सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। लेट्स सी द डिटेल्स। अ UPT और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट मेजर्स हार्मोन इन द बॉडी कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो हम करते हैं, उस टेस्ट के द्वारा हम यूरिन में HCG हार्मोन की प्रेजेंस को नोट करते हैं। HCG हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। HCG हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में बनता है। इट अपीयर्स इन ब्लड एंड यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एज अर्ली एज 10 days आफ्टर कंसेप्शन। HCG हार्मोन प्रेग्नेंट वुमेन में कंसेप्शन के लगभग 10 दिन बाद ही आ जाता है। सो आफ्टर 8 to 10 days यू कैन डिटेक्ट प्रेगनेंसी स्टेज बाय UPT टेस्ट। इसलिए कहा जाता है कि लगभग 8 से 10 दिन बाद हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं। UPT टेस्ट एग्जैक्टली हमें अगर कंफर्म बेटर रिजल्ट चाहिए तो 2 सप्ताह बाद चेक करना चाहिए। 14 weeks आफ्टर इट विल गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड नर्स डू टू असेस द न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस ऑफ एक्सट्रीमिटी कास्टेड फ्रॉम एंकल टू थाई। यदि किसी पर्सन में एंकल से थाई तक प्लास्टर लगा हुआ है तो उस पर्सन में न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस को चेक करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन हमें करना चाहिए? ऑप्शन ए पाल्पेट द फीमोरल आर्टरी, ऑप्शन 2 असेस द पॉजिटिव होमान साइन, ऑप्शन 3 कंप्रेस एंड रिलीज द क्लाइंट्स टोनेल्स, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू फ्लेक्स एंड एक्सटेंड द नी। प्लास्टर लगा हुआ है लेग में, आपको उसका न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक करना है, तो आप चारों में से कौन सा इंटरवेंशन करेंगे? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3 कंप्रेस एंड रिलीज द क्लाइंट्स टोनेल्स। हम उस पेशेंट के या क्लाइंट के जो अंगूठे हैं, अंगूठे के नाखून को दबाएंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसा करके हम न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस को चेक कर रहे हैं। बेसिकली इस प्रोसेस के द्वारा हम कैपिलरी रिफिल टाइम को असेस करते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Capillary refill based on the Blanch test is an accurate assessment for neurovascular integrity. Immediate refill is expected. जब हम पर्सन के
लेग को या एक्सट्रीमिटी को जहाँ पर प्लास्टर लगा हुआ है उसके अंगूठे को दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो जैसे ही हम दबाएंगे तो वो एरिया वाइटिश हो जाएगी और छोड़ने पर तुरंत वहाँ पर ब्लड आएगा और रेडिश हो जाएगी। ऐसा तुरंत होना कैपिलरी रिफिल टाइम को मेजर करना कहलाता है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में कैपिलरी रिफिल टाइम 2 से 3 सेकंड ही हो, इससे ज़्यादा समय ना लगे। अगर ऐसा आता है तो हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टर कास्ट लगाया हुआ है वहाँ पर न्यूरोवेस्कुलर इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, सब कुछ ठीक है। Palpation of pedal pulse which is distal to injury is more appropriate than palpation of femoral pulse. ऑप्शन में बताए गए फीमोरल आर्टरी को पाल्पेट करने से बेहतर ऑप्शन रहेगा कि हम पीडल पल्स को पाल्पेट करें, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं माना गया। नेक्स्ट है द पेन एसोसिएटेड विथ होमान साइन indicates the thrombophlebitis not comprise the blood flow or innervation. होमान जो साइन है उसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में चेक करते हैं या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डिजीज के केस में चेक करते हैं। यदि हमें न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट करना है तो होमान साइन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ अफेक्टेड नी इज इम्पॉसिबल विद दिस कास्ट। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इस कास्ट के लगे होने के कारण कर पाना असंभव है या इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 4, अ 12 लीड की इज यूज टू डायग्नोज। 12 लीड की सहायता से हम क्या डायग्नोज कर सकते हैं? ऑप्शन ए डिसरिथमियास एंड कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज, ऑप्शन बी चैम्बर एनलार्जमेंट एंड इंजरी, ऑप्शन सी मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज, ऑप्शन डी पल्मोनरी एडिमा एंड हार्ट फेलियर। इन चारों में से मल्टीपल आंसर्स आपको सेलेक्ट करनी है। ऑप्शन ए है ए बी सी। ऑप्शन ए बी और सी इन तीनों को हम 12 लीड की सहायता से मेजर कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन बी सी डी इन्हें हम 12 लीड की सहायता से मैनेज कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन सी ए बी और डी इन तीनों को 12 लीड की सहायता से मैनेज कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी ए सी डी डिसरिथमिया एंड कंडक्शन, मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज एंड पल्मोनरी एडिमा एंड हार्ट फेलियर, इन तीनों को 12 लीड की सहायता से डायग्नोज कर सकते हैं। चूज द आंसर वाइजली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer of this question is option A. A, B और C डिसरिथमिया, कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज, चैम्बर एनलार्जमेंट एंड इंजरी, मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज, इन सभी चीज़ों को हम 12 लीड ईसीजी की सहायता से डायग्नोज कर सकते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Electrocardiogram gives important information concerning the spread of electrical activity to the different parts of the heart and is used to diagnose rhythm and conduction. ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को नोट करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला प्रोसीजर है। इसकी सहायता से हम हार्ट की रिदम और कंडक्शन दोनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, इस्चीमिया, चैम्बर एनलार्जमेंट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये सभी इसकी सहायता से मापे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ क्लाइंट विथ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम confines that he is homosexual and his employees does not know his HIV status. एक क्लाइंट जो कि HIV से ग्रसित है अपने नर्स से बताता है कि वो HIV से ग्रसित है और होमोसेक्सुअल है। इसके बारे में उसके एम्प्लॉयज़ नहीं जानते हैं। विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज बेस्ट। इस समय नर्स के द्वारा क्या रिस्पॉन्स दिया जाएगा? ऑप्शन 1, वुड यू लाइक me to help you tell them,
नर्स कहेगी क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें इस बारे में बताऊं? ऑप्शन 2, द इंफॉर्मेशन यू कन्फाइड इन मी इज कॉन्फिडेंशियल। आप मुझे जो जानकारी दे रहे हैं वो मैं किसी से नहीं बताऊंगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। या फिर ऑप्शन 3, आई मस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर फैमिली। इस इंफॉर्मेशन को मैं आपकी फैमिली के साथ शेयर करूंगी। या फिर आई मस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ योर एम्प्लॉयर्स। मैं इस इंफॉर्मेशन को आपके एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर करूंगी। एज अ नर्स आपको कौन सा रिस्पॉन्स यहां पर देना सबसे सही माना जाएगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, द इंफॉर्मेशन यू कन्फाइंड इन मी इज कॉन्फिडेंशियल। आप कहेंगे कि आप मुझे जो भी जानकारी दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, मैं इसे आगे किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन। बच्चों में ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिलता है? एंसेफेलाइटिस, सबड्यूरल एम्फाइसीमा, हाइड्रोसिफेलस या फिर ब्रेन एब्सिस? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, हाइड्रोसिफेलस। ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हाइड्रोसिफेलस होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, द नर्स पर्टिकुलरली अलर्ट। एज अ नर्स आप एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाले जाने वाला है। इस सिचुएशन में आपको कौन सी फाइंडिंग मोस्ट अलर्ट करेगी? नेजल कंजेशन, एब्डोमिनल टेंडरनेस, मसल टिटैनी या फिर ओलिग्यूरिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेजल कंजेशन। यदि पर्सन में नेजल कंजेशन होगा तो ये चिंता की बात है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Removal of pituitary gland is usually done by the transsphenoidal approach through the nose. Nasal congestion further interferes with the airway. कभी भी किसी भी पर्सन में यदि पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया जाना है तो वो ट्रांसफेनॉइडल अप्रोच नोज के द्वारा निकाली जाती है। इस वजह से यदि नोज में किसी प्रकार का कंजेशन होगा तो ये पर्सन के एयरवे को प्रभावित कर सकता है। इस सिम्टम के आने पर नर्स बिल्कुल अवेयर रहेगी, अटेंटिव रहेगी। आफ्टर डिलीवरी द नर्स ऑब्जर्व दैट द न्यूबॉर्न स्क्रोटल सैक इज एम्प्टी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। डिलीवरी के बाद नर्स ये ऑब्जर्व करती है कि न्यूबॉर्न बेबी के स्क्रोटल सैक एम्प्टी हैं, तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, एन्यूरेसिस, ऑप्शन बी, क्रिप्टोचिडिज्म, ऑप्शन सी और कियोप्लेक्सी, ऑप्शन डी, एपिस्पैडियासिस? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, क्रिप्टोचिडिज्म। यदि न्यूबॉर्न बेबी के स्क्रोटल सैक में टेस्टिस मौजूद नहीं है तो इस कंडीशन को आप क्रिप्टोचिडिज्म के नाम से जानते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Cryptochidism is when one or both testicles do not descend into scrotum, fail to move from abdomen while the fetus is developing. यदि एब्डोमेन से आफ्टर बर्थ स्क्रोटम में टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाए तो इस कंडीशन को क्रिप्टोचिडिज्म कहेंगे। क्रिप्टोचिडिज्म इज अ मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक के अंदर क्रिप्टोचिडिज्म एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के रूप में पाई जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन टेस्टिकल्स और अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स। इसे आप हिडन टेस्टिकल्स या अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करते हैं बेड वेटिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट टाइम इनकॉन्टिनेंस और नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। बेड वेटिंग को हम नाइट टाइम इनकॉन्टिनेंस और नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ इनवॉलंटरी यूरिनेशन वाइल असलीप आफ्टर 5 years।
ये नॉर्मली 5 साल के बच्चों में 5 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है एपिस्पेडियासिस। इन मेल्स यूरिथ्रा ओपनिंग ऑन द अपर एस्पेक्ट ऑफ द पेनिस एंड इन फीमेल्स व्हेन द यूरिथ्रा डेवलप्स टू फार एंटीरियरली। एपिस्पेडियासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल्स में जो यूरिथ्रा है वो अपर एस्पेक्ट में पाया जाए और फीमेल्स के अंदर जो यूरिथ्रा है वो एंटीरियर पार्ट से कहीं दूर ओपन हो। नेक्स्ट टर्म आता है ऑर्कियोपैक्सी, सर्जिकल करेक्शन ऑफ क्रिप्टोचिडिज्म। क्रिप्टोचिडिज्म को हमने अभी डिस्कस किया था, हिडन टेस्टिकल्स जिन्हें बोला जाता है, उसके ट्रीटमेंट में जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, सर्जिकल मेथड अपनाया जाता है, उसे हम ऑर्कियोपैक्सी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। A virus found in shellfish from contaminated water and food that are handled by infected individual then eaten raw and causes। एक शेलफिश है जो कि किसी वायरस द्वारा इन्फेक्टेड है। इस इन्फेक्टेड फूड को पर्सन द्वारा खा लिया जाता है तो इसके बाद उसमें कौन सा रोग होने की संभावना होती है? इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, शिओवा वायरस। The right answer of this question is option B, that is hepatitis A. Let's see the explanation. Because we know that hepatitis A is mainly caused by fecal-oral route in which mostly contaminated food and water। हम सभी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि हेपेटाइटिस ए जो होता है एंट्रल रूट यानी फीको-ओरल रूट से फैलता है। फीको-ओरल रूट का मतलब है कंटैमिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा फैलने वाला हेपेटाइटिस। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस में से हेपेटाइटिस ए इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 10। डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर। हमारा जो अपर बीपी यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें से यदि डायस्टोलिक बीपी यानी लोअर बीपी को घटा दिया जाए तो जो डिफरेंस आएगा उसे आप किस नाम से जानेंगे? पल्स प्रेशर, पल्स डेफिसिट, कार्डियक आउटपुट या फिर ब्लड प्रेशर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पल्स प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक बीपी नोन एज पल्स प्रेशर। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। The difference between systolic and diastolic pressure is called pulse pressure. Normal value is 40। हम सभी जानते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm of Hg। यहाँ पर अपर बीपी यानी 120 में से यदि 80 को घटा दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी 40, ये हमारा नॉर्मल जो पल्स प्रेशर है वो कहलाएगा। अपर बीपी में से लोअर बीपी को घटाने पर जो वैल्यू आएगी उसे हम पल्स प्रेशर के नाम से जाएंगे और पल्स प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे 40 mm of Hg। नेक्स्ट देखते हैं, अ कंडीशन इन विच द स्पीड ऑफ पल्स एट द रेडियल आर्टरी इज लेस देन द पल्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पल्स डेफिसिट। यदि किसी पर्सन के अंदर हम एपिकल पल्स और रेडियल पल्स को एक ही समय पर चेक करें और यदि दोनों पल्स में फ़र्क आए, एपिकल पल्स ज़्यादा आए और रेडियल पल्स कम आए, तो इस सिचुएशन को हम पल्स डेफिसिट के नाम से जानते हैं और ये कंडीशन मुख्य रूप से एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान देखने को मिलती है। द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट फ्रॉम लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल पर मिनट नोन एज कार्डिक आउटपुट। हार्ट के लेफ्ट या राइट वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में जितना ब्लड आगे भेजा गया, बाहर भेजा गया, उसे हम कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए हम हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मली जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो होता है 70 और हार्ट रेट को हम मानते हैं 72। तो अप्रॉक्सीमेटली जो कार्डियक आउटपुट है वो पर मिनट 5 लीटर के आसपास होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11। विच इज़ अ कॉमन कैंसर विथ एड्स। एड्स के रोगियों में कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ल्यूकीमिया, एडिनोकार्सिनोमा
ऑस्टियोसार्कोमा या फिर कापोसी सार्कोमा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, कापोसी सार्कोमा। कार्पोसी सार्कोमा एड्स के मरीजों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन अबाउट द कापोसी सार्कोमा। Kaposi sarcoma is a cancer that causes lesions in soft tissues. कापोसी सार्कोमा एक ऐसा कैंसर है जो सॉफ्ट टिश्यूज में लीजन्स कॉज करता है। कापोसी सार्कोमा causes lesions to grow in skin, lymph nodes, internal organs, mucous membranes, lining of mouth, nose and throat. कापोसी सार्कोमा मुख्य रूप से स्किन, लिम्फ नोड्स, इंटरनल ऑर्गन, म्यूकस मेम्ब्रेन, लाइनिंग ऑफ माउथ, नोज, थ्रोट आदि में कैंसर कॉज करता है। इट ऑफ्टन अफेक्ट्स पीपल विथ इम्यून डेफिशिएंसी सच एज HIV और एड्स। मोस्टली ये HIV एड्स वाले मरीजों में पाया जाता है, या यूँ कहें कि ऐसे पर्सन जिनमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका है, इम्यून डेफिशिएंसी हो चुकी है, उन लोगों में कापोसी सार्कोमा मुख्य रूप से पाया जाता है। पर्पल, रेड, ब्राउन स्किन ब्लॉचेस आर कॉमन साइन। कापोसी सार्कोमा का इम्पॉर्टेंट साइन है पर्पल, रेड, ब्राउन स्किन ब्लॉचेस। ट्यूमर्स में ऑल्सो डेवलप इन एरियाज ऑफ द बॉडी। कापोसी सार्कोमा में लेटर स्टेज में ट्यूमर्स भी डेवलप हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में इंक्लूड रेडिएशन और कीमोथेरेपी, रेयरली सर्जरी में भी रिक्वायर्ड। इसका मुख्य ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी को माना जाता है। कई बार ट्रीटमेंट में हम सर्जरी का उपयोग भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ नर्स इज मेकिंग इनिशियल राउंड्स ऑन अ क्लाइंट विथ C5 फ्रैक्चर एंड क्रचफिल्ड टंग्स। एक नर्स है जो कि राउंड पर है और वो देखती है कि एक C5 एरिया के फ्रैक्चर वाला पेशेंट है और उसमें क्रचफिल्ड टंग्स लगी हुई हैं। विच इक्विपमेंट शुड बी केप्ट एट द बेड साइड। इस पेशेंट के बेड के पास नीचे बताए गए ऑप्शंस में से कौन सा इक्विपमेंट हमेशा मौजूद रहना चाहिए? अ पेयर ऑफ फॉरसेप्स, अ टॉर्निके रिंच, अ पेयर ऑफ वायर कटर्स, अ स्क्रू ड्राइवर। The right answer of this question is option B, tourniquet wrench. यदि किसी पर्सन में क्रचफिल्ड टंग्स लगी हुई हैं तो वहाँ पर आपको हमेशा टॉर्निके रिंच रखना चाहिए। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। A tourniquet wrench is kept at the bedside to tighten or loosen the screw of crutch-filled tongues. क्रचफिट टंग्स के स्क्रूज को कसने या ढीला करने के लिए टॉर्निके रिंच की आवश्यकता होती है। दिस रिंच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इज प्लेस्ड ऑन द स्क्रू। इसके द्वारा हम स्क्रूज के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जा रहा है इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जानते हैं क्रचफिल्ड टंग्स आखिर है क्या। इट इज़ अ ट्रैक्शन डिवाइस हुज पिन्स आर इंसर्टेड इनटू द स्कल टू डिस्ट्रैक्ट एंड इमोबिलाइज द नेक। हम ये जानते हैं कि C5 एरिया में फ्रैक्चर होने के कारण पर्सन का रेस्पिरेशन प्रभावित हो सकता है और उससे इंजरी को हील करने के लिए, इस फ्रैक्चर को हील करने के लिए हम उस पार्ट को कम्प्लीटली इमोबिलाइज करना आवश्यक होता है। इस वजह से हम ट्रैक्शन या फिर क्लचफिल्ड टंग्स का इस्तेमाल करेंगे। क्रचफिल्ड टंग्स आर यूज्ड टू स्टेबलाइज फ्रैक्चर ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। क्रचफिल्ड टंग्स की सहायता से हम स्पाइनल या सर्वाइकल स्पाइन के फ्रैक्चर्स को इस्टेब्लिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन्वॉल्व्स। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या सम्मिलित किया जाता है? टाइम, एडिक्वेसी, एक्टिव फीडिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। The right answer of this question is option D, all of the above. Complementary feeding में आप टाइमली, एडिक्वेटली और एक्टिवली फीड करवाएंगे। ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्रॉनिक रीनल फेलियर कॉजेज ऑल एक्सेप्ट।
क्रॉनिक रीनल फेलियर की कंडीशन में आपको निम्न में से कौन सा फाइंडिंग देखने को नहीं मिलता? हाइपरटेंशन, डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल, हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल। क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट में हमें डिक्रीज क्रिएटिनिन लेवल नहीं, इंक्रीज क्रिएटिनिन लेवल देखने को मिलता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। क्लिनिकल फीचर्स रिलेटेड टू द chronic kidney disease include hypertension, hyperkalemia, hypokalemia, hyperphosphatemia, hyponatremia, usually dilutional, and elevated serum creatinine and blood urea nitrogen level. Chronic kidney disease के पेशेंट में हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपोनेट्रीमिया और एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन एंड एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच डिजीज ब्लड इज कलेक्टेड एट नाइट फॉर इन्वेस्टिगेशन। निम्न में से कौन से डिजीज के ब्लड सैंपल को हमें रात में ही कलेक्ट करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, डेंगू, जापानीज एन्सेफेलाइटी या फिर अकल्ट फाइलेरियासिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, अकल्ट फाइलेरियासिस। अकल्ट फाइलेरियासिस डिजीज की सैम्पलिंग हमें नाइट में ही करनी चाहिए बिकॉज द माइक्रोफाइलेरिया दैट कॉजेज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस सर्कुलेट in the blood at night called natural periodicity। जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो नाइट में ही ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, इस वजह से हमें अकल्ट फाइलेरियासिस के सैंपल्स को नाइट में ही कलेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, स्मॉलेस्ट वेन कॉल्ड। वेन का स्मॉलेस्ट टाइप कौन सा होता है? कैपिलरीज, वेना कावा, वेन्यूल्स या फिर साइनस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेन्यूल्स। स्मॉलेस्ट वेन्स यानी वेन्यूल्स। वेन्यूल्स कैपिलरीज से कनेक्टेड रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ क्लाइंट विद सीवियर मेजर डिप्रेशन स्टेट्स माई हार्ट हैज स्टॉप्ड एंड माई ब्लड इज ब्लैक एश। The nurse interprets this statement to be evidence for which of the following? एक मेजर डिप्रेशन वाला पेशेंट है, वो आपसे कहता है कि मेरा हार्ट काम करना बंद कर चुका है और मेरा जो खून है वो राख बन गया है। इस सिचुएशन को आप किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे? ये एक हेल्यूसिनेशन है, इट्स अ इल्यूशन, इट्स अ डिल्यूशन और नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, डेल्यूशन। क्लाइंट के द्वारा ये मानना डेल्यूशन का उदाहरण है। डेल्यूशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन किसी एक चीज़ के बारे में जो धारणा या विचार बना लेता है वो चाहे सही है या गलत, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता और आप चाहे कितना भी उसे बदलना चाहें नहीं बदल सकता। ये डेल्यूशन कहलाता है। इट इज़ अ फॉल्स फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ। A client with severe depression may experience symptoms of psychosis such as hallucination and delusion that are typically mood congruent। सीवियर डिप्रेशन के क्लाइंट में साइकोसिस और हेल्यूसिनेशन, डेल्यूशन जैसे सिम्टम्स आते हैं और ये सभी मूड कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं। द स्टेटमेंट माई हार्ट हैज़ स्टॉप्ड एंड माई ब्लड इज ऐश इज़ अ मूड कॉन्ग्रुएंट स्टेटिक डेल्यूशन। मेरा हार्ट काम करना बंद चुका है और मेरा ब्लड राख बन गया है, ये मूड कॉन्ग्रुएंट सोमैटिक डेल्यूशन का एग्जाम्पल है। अ डेल्यूशन इज अ फर्म फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ एंड इज रेसिस्टेंट टू रीजन और फैक्ट। डेल्यूशन एक फर्म फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है जिसे हम रीजन्स और फैक्ट के आधार पर बदल नहीं सकते। Hallucination is a perception in absence of external stimuli that is
हैज़ क्वालिटीज़ ऑफ रियल परसेप्शन। हेल्यूसिनेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें परसेप्शन रियल स्टिमुलाई के एब्सेंस पर, यानी किसी भी प्रकार का स्टिमुलस वहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन पर्सन के द्वारा उसे परसीव किया जाता है, ऐसी सिचुएशन हेल्यूसिनेशन कहलाती है। या फिर हम यूँ कहें अ पर्सन ऑफ हैविंग सीन हियर टच टेस्टेड स्मेल समथिंग दैट वाज नॉट एक्चुअली देयर। किसी भी पर्सन के द्वारा किसी चीज़ को देखना, सुनना, महसूस करना या फिर स्वाद करना या फिर सूंघना, लेकिन एक्चुअली में वो चीज़ वहाँ पर नहीं थी, हेल्यूसिनेशन कहलाता है। इल्यूशन क्या है? इट इज़ अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल सेंसरी स्टिमुलस। इस सिचुएशन में जो स्टिमुलस है वो तो मौजूद होगा लेकिन उसका मिस इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझ लेना इसका बेस्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा इज। प्लेसेंटा का कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन किसे माना जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या फिर ऑक्सीटोसिन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को हम प्लेसेंटा का कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द नर्स इज असिस्टिंग अ client with diverticulosis to select appropriate food. Which food should be avoided? एक क्लाइंट जिसमें डाइवर्टिक्यूलोसिस डिजीज मौजूद है उसके खाने में आप नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा फूड सब्सटेंस सम्मिलित नहीं करेंगे? ब्रैन, फ्रेश पीचेस, कुकुम्बर सलाद या फिर यीस्ट रोल्स? The right answer of this question is option C, कुकुम्बर सलाद। ककड़ी का सलाद हम इस पेशेंट में यानी डाइवर्टिक्यूलोसिस से ग्रसित पेशेंट में को नहीं देंगे खाने के लिए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डाइवर्टिक्यूलाइटिस शुड अवॉइड फूड्स विद द सीड्स। डाइवर्टिक्यूलाइटिस से ग्रसित पेशेंट्स को हमेशा ऐसे फूड सब्सटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए जिनमें सीड या बीज मौजूद होते हैं। मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या इस प्रकार के पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे हम डाइवर्टिक्यूलाइटिस कहते हैं। मान लीजिए अब पर्सन के द्वारा कुछ ऐसा फूड सब्सटेंस खाया गया जो इन पाउच में जाके अटक गया। अब इस पाउच से इस फूड सब्सटेंस को बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा, इसके कारण यहाँ पर सड़न पैदा हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। इस वजह से कहा जाता है कि ऐसे पर्सन जिनमें डाइवर्टिक्यूलाइटिस डिजीज़ है उन्हें ऐसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जिनमें बीज होते हैं। Thank you so much friends for watching this complete video. If you think this video is helpful then please click upon the like button, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel. Its name For Nurses Preparation for more such interesting videos. All the best.